नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक नया लुक इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि आपने हमेशा अक्सर देखा होगा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लाल टोपी, जो उनका एक पार्टी का सिंबॉलिक का साइन है, साथ ही साथ पैजामा कुर्ता में और सदरी में उन्होंने आपको हमेशा वो आपको दिखाएंगे। कई वर्षों से आपको एक ही लुक दिखाई देता होगा जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस लुक में आम जगहों पर या किसी भी मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक उनका नया लुक इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है और उनके इस नए लुक को देख करके लोग उनकी तुलना बेस्ट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का जो कैजुअल लुक है, जिसमें व्हाइट टी शर्ट में, ब्लैक जीन्स में दिख रहे हैं और खुले बालों में दिख रहे हैं, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार है और लोग उनकी तुलना एक बेहतर प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी के साथ, भारतीय क्रिकेट टीम के उनके साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको कैजुअल लुक दिखाते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जो नया लुक है इस वक्त ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव इस नए लुक में नजर आते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनके बीच में भी या उनके साथ भी जो तस्वीरें आती थी वो आमतौर पर पैजामा कुर्ता में आती थी, सदरी में आती थी और उनके साथ जो उनकी पार्टी के सिंबॉलिक का लाइन है, टोपी, लाल टोपी, उसके साथ आती थी। लेकिन जो ये कैजुअल लुक है इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और साथ ही साथ उनका जो व्यवहार है वहां के सुरक्षा कर्मियों के साथ खुद आगे बढ़ करके हाथ मिलाने का, वो भी कहीं ना कहीं इसको भी लेकर के सोशल मीडिया पर उनके इस अंदाज की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है और कहीं ना कहीं उनकी आज की ये जो सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर काफी ज्यादा फेमस है और इसी को लेकर के लगातार एक के बाद एक कई कमेंट्स यूजर्स के द्वारा आ रहे हैं और उनकी तुलना भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से की जा रही है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। खबरें उनकी है हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हम कुलदीप के पास चलते हैं। मीटिंग कुलदीप जी, अखंड जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेठी जनपद में पुलिस उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2026 सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी संपन्न कराने हेतु अमेठी जनपद के पुलिस अधीक्षक परवरण टी द्वारा परीक्षा के आज द्वितीय दिवस पर अमेठी जनपद के विभिन्न सेंटरों का औचक निरीक्षण किया और अमेठी जनपद के आला अधिकारी भी उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल, नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जो है लगातार सेंटरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा को नकल विहीन कराने की सरकार की प्राथमिकता है, उसी कड़ी में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेठी जनपद में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 28,512 है और कुल उपस्थित कल तक जो है 4,752 और अनुपस्थित 1,312 द्वितीय प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में कुल 4,752 और कुल संख्या उपस्थित हुई 3,561 और अनुपस्थित संख्या थी 1,151। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का पूरा आला कमान जो है इस परीक्षा को सकुशल संपन्न निपटाने के लिए जो है जगह जगह जो भी अमेठी में कुल 12 सेंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर पूरी तरह से निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। कुलदीप, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कल पहले दिन की परीक्षा हुई थी और करीब 9,62,000 बच्चों को कल परीक्षा देनी थी, जिसमें से करीब 2,34,000 के करीब कल बच्चों ने 2,32,000 से 34,000 के करीब बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। 7 लाख के करीब लोगों ने, 7.25 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। ऐसे में जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, अमेठी में भी आपने जिस तरीके से बताई, क्या किसी तरीके की कोई तस्वीर, कोई मुन्ना भाई, किसी तरीके की कोई पुलिस को सफलता मिली हाथ में? क्या कोई अभ्यर्थी किसी तरीके को गैजेट लेके पकड़ा गया? नहीं, इस तरह की अखंड जी कोई सूचना नहीं है और ना ही इस तरह की कोई जो है अभी तक इस तरह का कोई जो है अभी तक अमेठी जनपद में कोई कार्य देखने को मिला है। तो अमेठी जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का कोई भी जो है जिक्र नहीं किया गया है
अमेठी जनपद में पूरी तरह जो है परीक्षा जो सकुशल संपन्न निपटाई जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि गोरखपुर में और हापुड़ में गोरखपुर में भी एक छात्र मोबाइल लेकर के अंदर प्रवेश कर गया था, जिसके बाद वहां के जो टीचर थे उनको शक हुआ, जिसके बाद उस युवक को हिरासत में लिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर दर्ज हुई है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। हापुड़ में भी कुछ ऐसा ही मामला था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। सुनने में आ रहा है 2 दरोगाओं को और कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। अपने आप में ये पुलिस भर्ती की बड़ी प्रक्रिया है और बड़ी परीक्षा है। इसमें कई लाख बच्चे शामिल हो रहे हैं, 28 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर के एक बड़ी तैयारी की गई है। और जिस तरीके से कुलदीप ने अमेठी से बताया कि जो वहां पर भी प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है और तमाम जो सेंटर्स है वहां पर अभी भी जो देखी जा रही जो तस्वीरें आ रही है कि हर एक चीज की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो जूता चप्पल कुछ भी हो, आपने चेन तक भी पहनी है तो उसको भी करवाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरी खबर पर अखंड जी, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पूरे जो है पूरे उत्तर प्रदेश में छिटपुट जो है घटनाएं देखने को मिली है। कहीं ना कहीं वहां जो है कर्मचारी हो चाहे प्रशासनिक आला हो, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर जो है देखने को मिली है। लेकिन अहम बात यह है, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरी परीक्षा नकल विहीन और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार और अमेठी जनपद के आला अधिकारी जो है सजग दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर जब परीक्षार्थी जाते हैं तो उनकी सघन चेकिंग की जाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी मोबाइल, कोई भी सामान जो है परीक्षा केंद्र जो है कक्ष में जो है ले जाना बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं चूक होती है या कहीं ना कहीं कोई छात्र जो है इस तरह की घटना में जो है सफल होता है तो वो जो है एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह बनता है। लेकिन अमेठी जनपद में इस तरह की कोई अभी जो है घटना ऐसी देखने को नहीं मिली है। और अमेठी जनपद में जो है पूरे तरह से जो है हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में जिस प्रकार से अमेठी पुलिस जो है पूरी तरह से तत्परता से के साथ परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रही है और परीक्षा केंद्रों पर जो है लोग पूरी जो है निर्भयता के साथ जो है। एक मामला और मैं बता देना चाहता हूं कि अमेठी जनपद में ही अमेठी के एक सेंटर की एक ऐसी घटना है जहां पर बालिका लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी पर उसको साधन नहीं मिल रहा था। कल की प्रथम पाली की घटना है, वहां पर 112 की पूरी टीम जो है अमेठी जनपद में जब वो लड़की ने मुख्यालय लखनऊ को फोन किया और वहां से जब कॉल ट्रांसफर अमेठी को हुई तो उसको जो है 112 नंबर की पुलिस परीक्षा केंद्र पर ले जाकर परीक्षा को संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। इसी कड़ी में एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 112 की टीम ने उस परीक्षार्थी उस बालिका को जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने का कार्य किया है, उस बालिका ने जो है भी सभी टीम के और पुलिस के आला अधिकारियों को जो है शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। लेकिन मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश इस परीक्षा को नकल विहीन कराने में जो है और निष्पक्ष कराने में, पारदर्शी कराने में जो है पूरी तरह से तन्मयता के साथ जुटी है, कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा आला अमला जो है इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जुटा है। अमेठी से कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। बिल्कुल कुलदीप, आप लगे रहिए और जो भी अपडेट आएंगे हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, धन्यवाद। अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी खबर है? अखंड, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में देर रात शाम को जो है एक मामला सामने आया जहां पर कानपुर की जो पुलिस है क्राइम ब्रांच की और रावतपुर पुलिस ने जो है एक बड़ी तस्करी को जो है कहीं ना कहीं पकड़ा, जिसमें 6 कीमत है वो लगभग 10 करोड़। दो जो है इसमें लोग, जो एक चालक था और जो इसका जो एक तस्कर था वो भी पुलिस ने पकड़ दिया और दोनों के साथ में जो है पूछताछ की जा रही है, जिसमें से लगभग 3 लोगों के जो है नाम अभी खुलकर के सामने आए। और ये जो मादक पदार्थ है उड़ीसा से जो है आगरा के बीच में जो आगरा जा रहा था और उस उड़ीसा से लेकर के आगरा से जितने भी शहर थे उन सभी जगहों पर जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट होना था। लेकिन फिलहाल क्योंकि से टू नो ड्रग्स करके एक अभियान चल रहा है पुलिस का, उसके तहत एक सूचना जो है पुलिस को मिलती है, जिसके बाद में लगभग 15 किलोमीटर की जो है दूरी तय करने के बाद में ट्रक को जो है दौड़ाने के बाद में जो है पुलिस जो रावतपुर पुलिस जो है गुरुदेव के पास में ट्रक को पकड़ती है। उसके बाद में जो है इससे लगभग 600 किलो का जो है मादक पदार्थ बरामद करती है। बिल्कुल अवनीश, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और एक के बाद एक इस तरीके के अभियान
पुलिस चला रही है और इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी एक तरीके से बना हुआ है, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। और लगातार कई जगह हमने देखा, लखनऊ एयरपोर्ट पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से मादक पदार्थ एयरपोर्ट पे पकड़े गए जो बाहर से आ रहे थे, और तमाम इस तरीके से तमाम लोगों को पकड़ा है। बड़े इनके संबंध बताए जा रहे हैं उड़ीसा से लेकर के अन्य जगहों से इस तरीके की मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है, और इसमें बहुत सारे गैंग शामिल है। सबसे बड़ी बात है क्या कि कुछ नाम, कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, क्या इनका नाम है, और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इनके साथ कुछ और भी चीजें इनके पुलिस को हाथ लगी है। देखिए, एक लियाकत अली जो है वो पकड़ा गया है, जो कि हरियाणा का बताया जा रहा है। उसने जो है 3 नाम बताए हैं, जिसमें जमशेद, जावेद और जुनैद नाम के जो व्यक्ति हैं, इनके नाम सामने आए, और इनके नाम को लेकर के जो है पुलिस ने एक टीम भी गठित कर दी है। और जो नाम बताए गए हैं पुलिस को, उनकी जो तलाश करने के लिए जो है एक टीम को गठन करने के बाद में उसको जो है रवाना भी कर दिया गया। फिलहाल पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये बड़ा संगठन, बड़ा गिरोह हो सकता है। जिस तरीके से जो है इतनी बड़ी खेप लेकर के जो है उड़ीसा से जो है आगरा के लिए ट्रक निकलता है, अगर ये जानकारी पुलिस तक ना पहुंची तो खंड आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है मादक पदार्थ इन सभी शहरों में, जो बीच में कानपुर, आगरा, इटावा जैसे कई सारे बड़े शहर है जो पड़ते हैं लखनऊ से लेकर के, सभी जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता अखन। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके की तस्करी सामने आ रही है, उसमें कई लोग शामिल हो रहे हैं, और पुलिस को बड़ी सफलता लग रही है। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि किस तरीके से न सिर्फ बच्चों को, युवाओं को नशे के आगोश में ढकेलने का काम किया जा रहा है, और बड़ी तादाद में इस तरीके के मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। और कई जगहों पर सुना है कि इस तरीके की चीजें छोटी छोटी जगहों पर मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं इस आजकल नशे के आगोश में होते हुए चले जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। कहीं ना कहीं जो कानपुर पुलिस है वो बधाई की पात्र, और ऐसे जो तमाम तस्कर हैं, जो मादक पदार्थ की जो तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ इस तरीके का अभियान चलाना चाहिए और तमाम उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस तरीके के कामों में संलिप्त है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए इंद्रवीर रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज? देखिए, हाँ अखंड, ये रायबरेली की नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी हाल में हमने देखा कि एक बड़ा क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और उसकी अगर बात करूं मैं, तो हाल में अभी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो चलता था 2 महीने, वो हाल में अभी लास्ट 31 मई को खत्म हुआ। और उसके बाद कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों को लगा कि अब एक बार काफी दिन बाद फिर मैच होंगे। और अब मैं बात करूं तो 6 जून 2026 से इंडिया टीम का, चूंकि आईपीएल के दरमियान ही क्रिकेट टीम सेलेक्ट हो गई थी, टेस्ट की और वनडे की, और कुछ सीरीजें लगातार थी, इंडिया और अफगानिस्तान और ऐसे, और अभी आने वाली कुछ सीरीज और भी लगी हुई हैं। और मैं बात करूं अगर, तो अभी जो मैचेस चल रहे हैं अखंड, उसको लेकर के 6 से 10 जून तक टेस्ट मैच था, जो कि अगर मैं बात करूं तो एक दिन पहले ही इंडिया ने जो है जीत हासिल करी टेस्ट में, और लगभग 300 रन से अफगानिस्तान को जो है इस एक टेस्ट में उन्होंने जो है उनको हराया है। और ये बड़ी अच्छी कामयाबी है, आईपीएल के बाद लगभग सभी खिलाड़ियों ने 300 रनों से उनको हराया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब लगातार ओडीआई सीरीज भी है, और ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो 3 ओडीआई है, जिसमें 13, 17 और 20 जून है। और इसके 17 जून का जो मैच है वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में खेला जाना है। डे नाइट मैच है, और इस डे नाइट मैच को लेकर के बीसीसीआई के सपोर्ट से, देखिए पहले क्या होता था कि जब से ऑनलाइन हो गया, लोग तो बुक कर लेते हैं ऑनलाइन टिकट। मैं पूरी खबर पे क्यों हूं आज, क्योंकि जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है उसको लेकर के, और काउंटर को लेकर के, इतनी गर्मी में बहुत ज्यादा काउंटर पे भी लोग जाते हैं और टिकट में लंबी लंबी लाइन सुबह से लगाते हैं टिकट। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा, हमारे देश का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा खेल है जिसको लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। और ज्यादातर ये जो दर्शक होते हैं, ये आउट ऑफ इंडिया, इंडिया तक भी लोग जाते हैं देखने। तो मैं इस खबर पे इसलिए हूँ क्योंकि रायबरेली में भी एक बीसीसीआई के सपोर्ट से काउंटर बनाया गया है, और ये रायबरेली के कानपुर रोड पर राणा नगर पड़ता है। राणा नगर के कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलर 9 और 10 तारीख को टिकट के लिए एक काउंटर बनाए गए हैं, और जिसमें लोकल लोग जाकर के वहां पर पेटीएम के माध्यम से, देखिए पेटीएम के माध्यम से जो टाइप होते हैं पेटीएम के, वहां के 2 वर्कर बैठे हैं जो ऑनलाइन टिकट निकाल के आपको देंगे, जिसका रेट 599 रुपीज से मैक्सिमम, मिनिमम 599, देन मैक्सिमम 25,000 तक की टिकट आपको अवेलेबल है। और जो क्रिकेट प्रेमी है वो रायबरेली के अगर हैं, जिनको लखनऊ ना जाना पड़े, जो लखनऊ जो ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रहे हैं, वो लखनऊ जाते हैं ऐसी गर्मी में, तो उनके लिए बीसीसीआई के सपोर्ट से एक बेहतर यहाँ पे जो है
काउंटर बनाया गया, उसके लिए वो जाकर के वहां पे टिकट निकाल सकते हैं। 9 और 10 जून सुबह जो है 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। और इस प्रक्रिया पे एक अच्छा पहल है रायबरेली के क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि आपको इतनी दूर लंबा सफर करके नहीं जाना है, और अगर आपकी टिकट ऑनलाइन नहीं निकल रही है तो यू हैव कॉन्टेक्ट ऑफ दिस काउंटर एट कानपुर रोड, राणा नगर। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है बीसीसीआई की तरफ से इस टिकट को लेकर के, और इस खासकर सीरीज को लेकर के ये टिकट यहाँ पे अवेलेबल है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं रणवीर तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि रायबरेली से भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके करीब में लखनऊ में मैच हो रहा है वो अपनी आंखों से देखे और उसका लुत्फ उठाएं। इसके लिए एक बड़ी पहल है, क्योंकि इस गर्मी में सही बात है कि लंबी लाइन में लग करके अगर टिकट खरीदना और उसमें भी कहीं ना कहीं हताशा हाथ लगे तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन कहीं अगर इस तरीके की सुविधा उन लोगों को दी जा रही है रायबरेली के अंदर तो अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। सरफराज हमारे साथ बने हुए हैं बहराइच से। सरफराज, कौन सी खबर है बहराइच से आज की? अनम्यूट कीजिए सरफराज। जी अखंड जी, आपको बता दें 3 जून को जो सपा वालों ने महंगाई और ये डीजल के ऊपर जो उन्होंने धरना दिया था, मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा था, उसको लेके जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट थे बहराइच के, उन्होंने एफआईआर बोल दिया था सपा वालों के ऊपर। तो आज उन लोग को देखने को मिला है कि सपा का जो स्टार्ट हुआ है होल्डिंग का सिस्टम, वो फोल्डिंग लगवा दिए हैं सब तरफ मजिस्ट्रेट के खिलाफ। आप देख सकते हैं, मैंने भेजा भी था। तो वो लोग का ये कहना है अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे बहराइच में। जी नहीं तो मतलब क्या अधिकारी ने क्या जानबूझ के कोई कार्रवाई की? अगर कोई ऐसी चीजें होंगी, अधिकारियों के पास तो अधिकार होता है, कोई प्रोटेस्ट ऐसा होगा जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कोई चीज वॉयलेट की होगी, उसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई होगी। तो अधिकारी के खिलाफ पोस्टर लगवाना, आमतौर पर तो राजनीति होती है जो राजनेताओं के खिलाफ पोस्टर लगते हैं, अगर अधिकारियों के खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं तो अपने एक बड़ी बात है। और कार्रवाई की मांग को लेकर के क्या किसी को ज्ञापन दिया है किसी तरीके, किसके ऊपर उन्होंने बोला है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो क्या आधार बनाया है इसके लिए? जी, जैसे ये लोग प्रदर्शन के लिए गए थे मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट ऑफिस में 3 जून को, तो जब ये लोग वहां वो पहुंचे तो कुछ हल्ला किए, मतलब जो धरना वरना प्रदर्शन थोड़ा बहुत जो किए थे, अनुमति ली थी तो उसमें जब उन्होंने, जी सपा वालों ने अनुमति ली थी, समाजवादी पार्टी ने किसी प्रदर्शन की अनुमति लेनी होती है और पुलिस उसी अनुमति के अगर ना लेने के खिलाफ, और अगर आपको लगता है कि सामाजिक या तमाम जो चीजें होती है, सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, कई बार जाम लग जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इसीलिए प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होती है। तो किस बिना पर इनका छोटा मोटा प्रदर्शन था, कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं था, पर ये डायरेक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंच गए। उन्होंने फिर वहां जब थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला नारा किया, उसके बाद जब मजिस्ट्रेट बाहर आए तो मजिस्ट्रेट साहब ने वो पुलिस वालों को ऑर्डर दिए कि इनके ऊपर एफआईआर कर दो, इनको यहाँ से बाहर भगा दो। तो इसी गुस्से में आके उन्होंने पोस्टर वार स्टार्ट कर दिया बहराइच में, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस के अगल बगल सब तरफ जो है वो लगा दिया गया है एफआईआर को लेके। जी, अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि सरफराज आखिरकार क्या हो गया है कि समस्या इस तरीके की चीजें आ रही है लगातार, एक के बाद एक। हम एक बार नहीं देखते, 2 बार नहीं देखते, हमने कई जगहों पर देखा है इस तरीके के प्रदर्शन अब आम हो गए। आमतौर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होती है, और अगर कहीं ना कहीं एक अधिकारी के खिलाफ इस तरीके से पोस्टर वार हो जाए, क्योंकि हमने देखा राजनेताओं के खिलाफ पोस्टर वॉर होते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बहराइच में अधिकारी के खिलाफ अगर पोस्टर वॉर है, उसके लिए उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पोस्टर लगाया जा रहा है, एक नया मामला निकल करके सामने आ रहा है। फिलहाल इस पर क्या चीजें होती है इसको लेकर के जरूर अपडेट दीजिएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहराइच में आमतौर पर हमने राजनीति देखी है कि चाहे समाजवादी पार्टी के खिलाफ या सपा प्रमुख के खिलाफ पोस्टर्स लगे, या सीएम योगी के खिलाफ पोस्टर्स लगे, या बीजेपी के खिलाफ पोस्टर्स लगे, यहाँ पर एक अधिकारी से रार छिड़ गई है और समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के जगह जगह पोस्टर लगवाए गए। फिलहाल इस पोस्टर की जो राजनीति है, या इस पोस्टर पर जो इस वक्त वहां का चर्चा का बाजार गर्म है, राजनीति जो चल रही है, इसको लेकर के वहां की जनता क्या सोचती है और प्रशासनिक अमलों में इसको लेकर के क्या खलबली है, किस तरीके की हलचल है, इसको लेकर के अपडेट जरूर दीजिएगा सरफराज। बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार राजपूत के पास चलते हैं, इटावा। राम कुमार जी, कौन सी खबर है इटावा से आज? अनम्यूट कर लीजिए राम कुमार। देखिए, अखंड जी, पहले की बात देखा जाए तो भीषण दिल्ली के तहत यूपी पुलिस की जो जगह जगह के अंदर है,
तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पानी की बिल्कुल पूरी व्यवस्था देखी जा रही है, जिससे जो आने वाले अभ्यर्थियों को काफी नाराजगी देखी जा रही है। वही देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव मोदी के द्वारा जगह जगह कई केंद्रों पर जो है मीठा शरबत और पानी की ठंडा पानी की व्यवस्था की गई, जिससे कहीं न कहीं राहत देखी जा रही है। तो देखा यह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की पूरी सख्त व्यवस्था देखी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो कई केंद्रों पर जो है पानी की व्यवस्था न होने के कारण अभ्यर्थी जो बाहर से आए हुए काफी नाराज देखे जा रहे हैं और काफी इनको पीने के पानी की समस्या देखी जा रही है, जिसके चलते जो है हरीश मोदी के द्वारा रामकुमार की प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? अगर वहाँ की हिंसा करेंगे केंद्रों पर जो है प्रशासन क्या व्यवस्था करा रहा है? प्रशासन के पास भी तो जिम्मेदारी इतनी बड़ी तादाद में अगर वहाँ पे आ रहे हैं, अब भी म्यूट कर लीजिए आप। देखिए हालांकि पहले के देखा जाए तो ये प्रशासन ने व्यवस्था तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं देखी जा रही, जिससे काफी नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन को जो है अपना अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जो है पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है, लेकिन आने वाले अभ्यर्थियों को बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं की, जो पूरी तरीके से भीषण गर्मी में जिससे लोग अभ्यर्थी जो आए हुए काफी परेशान और व्यवस्था नहीं की गई है। और देखा यह जा रहा है कि जगह जगह केंद्रों पर जब व्यवस्था को देखते हुए उसी तरीके से मोदी की जगह द्वारा जो है जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है और ये पूरी व्यवस्था को देखते हुए लोग नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है जिनके ऊपर इस परीक्षा की करवाने की जिम्मेदारी है, उनसे जरा सवाल कीजिएगा कि आखिरकार इस मूलभूत चीज को भी इस गर्मी में एक पानी मात्र सहारा होता है, और अगर वो भी उनको नहीं मिलेगा तो आखिरकार कैसे काम चलेगा, इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा। और जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद है, चाहे वो कोई भी लोग हो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वहां की जो व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन्होंने संभाल रखी है, उनसे सवाल कीजिएगा क्या हर चीज के लिए क्या दूसरा ही आगे आएगा, क्या आप लोग भी कुछ करोगे? और अगर कर रखा है आपने तो आखिरकार वो जमीन पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पहुंच रहे परीक्षा देने के लिए, और वहां पर अगर इस गर्मी में पानी भी ना मिल पाए तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपकी तमाम जो आपने व्यवस्था करा रखी उन पर सवाल खड़े होंगे, उन दावों पर कहीं ना कहीं लोग प्रश्न चिन्ह लगेंगे कि आखिरकार व्यवस्था के नाम पर क्या आपने कुछ खाना पूर्ति की है या काम भी किया सच में? इसको लेकर जरूर सवाल कीजिएगा। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, आप भी किसी सेंटर के बाहर खड़े हैं और लग रहा है कि 10 से 12 बजे की फर्स्ट जो शिफ्ट की थी परीक्षा वो खत्म हो चुकी है। आज की डेट में कितने परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है, और क्या आज भी जैसे कि कल की डेट में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि पूरे प्रदेश में करीब 2.25 लाख लोग जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा नहीं दी है, क्या इस तरीके की जानकारी है कि अभी तक जो फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है प्रतापगढ़ में? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी कल जिस सेंटर पे थी आज फिर से उसी सेंटर पे है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है जो कि प्रतापगढ़ के बीचों बीच शहर पे स्थित है, वहां से सेंटर छूट चुका है। 10 से 12 की पाली की परीक्षा हो चुकी है और साथ में MDPG तिलक इंटर कॉलेज समेत जितने भी सेंटर थे वो सारे 10 से 12 के सेंटर छूट चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक हमारे पास अपडेट आए हैं, तकरीबन 10,000 से आसपास जो है अभ्यर्थी जो है उन्होंने परीक्षा नहीं दी है। सबसे बड़ी बात होती है कि इस गर्मी के माहौल और तकरीबन 43 डिग्री से अधिक जो है तापमान है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि मैं कई सेंटरों पे आज सुबह से घूमा हूँ, लेकिन फिर से एक ही सेंटर पे आके मेरी कमान रुक जाती है। मैंने MDPG गया, केवल एक सेंटर को छोड़ दे तो किसी सेंटर पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। अभ्यर्थी को धूप में खड़े होकर के चेकिंग कराने पड़ रहे हैं साफ तौर पे। और सबसे बड़ी चीज होती है कि हर सरकार ने हर एक चीज को मुहैया करवाने की बातें कही है, लेकिन जो यहाँ के प्रशासनिक अमले हैं, जब से वो कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। उनको तो क्या है कि AC की गाड़ियों में आना है, AC की गाड़ियों में चले जाना है और उसके साफ तौर पे थोड़ा सा चेकिंग करना है, 2 फोटो खिंचवाने हैं और वहां से निकल जाने हैं। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, जो उनके साथी आ रहे हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं है। मैं अपने पड़ोसी जिले सुल्तानपुर में भी ऐसे कई फोटोज देखे, मैंने सोशल मीडिया पे देखे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं कराई गई हैं, टेंट लगाए गए हैं, हर 100 मीटर पे पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रतापगढ़ में ऐसा कोई एक ऐसा सेंटर नहीं दिखा है जहाँ पे केवल कह दे कि एक घड़े में पानी तक भर के रखे हो। तो ये प्रतापगढ़ की पुलिस है और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर वो केवल अपने बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन
धरातल में बात करें तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये प्रतापगढ़ के डीएम है। खासतौर पे बात करें पांडे जी, जब से आए अपने एक्शन मूड को जाने जा रहे हैं, लेकिन एक्शन उनका कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। केवल फोटोज के लिए एक्शन की फोटोज आप फेसबुक ट्विटर पे लगा दे रहे हैं कि मतलब मेरी ज्ञानेंद्र, फिर मतलब क्या है कि एक्शन के लिए आप, एक्शन आपका धरातल पर दिखेगा नहीं, आप अपने बातों के लिए जाने जाते हैं। दावों बातों में सच्चाई होनी चाहिए, कम से कम वो मैच करे ना, मिसमैच ना करे। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो कम से कम धरातल पर वो दिखाई दे। और अभी भी जिस तरीके से राम कुमार जी भी इटावा से बता रहे थे कि वहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, अगर इस भीषण गर्मी में पानी जैसी मूलभूत चीज अगर नहीं मिलेगी तो जिम्मेदारी आपने जितना भी व्यवस्था की उस पर तो खुद पानी फिर जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। बिल्कुल, देखिए मैं जिस सेंटर पे खड़ा हूँ यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी है। नीम का पेड़ है सामने। नीम के पेड़ की छांव में इनके जो सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा में लगाए गए, वो नीम के पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। साफ तौर पर दर्शाता है कि अभ्यर्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है। साफ तौर पर ये बताता है कि प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला कैसा है। मैंने आपको लगातार बताया है, मैं और 2 सालों से लगातार बता रहा हूँ कि प्रतापगढ़ का अमला कैसा है। महाकुंभ में किस तरीके से इन लोगों ने पूरे महाकुंभ को खराब करने का तर्क किया था। मैं तो 2 महीने पूरा कुंभ में ही बिताया था, लेकिन प्रतापगढ़ में जब मैं यहाँ से जाते जाते की दृष्टि दिखाई थी कि किस तरीके से रेड पट्टियों लोगों ने पूरा का पूरा महाकुंभ बिता दिया। तो ये समय दिन की परीक्षा में ये लोग जो बजट भी सरकार की ओर से आते हैं, यहाँ तक कि अगर पानी पीने का भी बजट आता होगा तो उसको भी बेकारने का प्रशासनिक अमला प्रतापगढ़ के तहसील के अमले के लोग कर रहे हैं लेखपाल कानून को। क्योंकि देखिए बजट तो अधिकारी पास स्तर के कर्मचारी होते हैं, उस बजट को खा ले जाते हैं। तो साफ तौर पे, लेकिन ये बजट केवल नहीं खा सकते क्योंकि ऊपर भी बढ़ता होता है। देखिए हर एक चीज का पैसा आता है। कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें प्रशासनिक अमला इन्वॉल्व होता है तो उसका सरकारी पैसा निकलता है, चाहे उसका 85,000 रुपए क्यों ना निकले, खाने का पैसा तक निकलता है, हर एक चीज की व्यवस्था पैसा निकलता है। तो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम करता है। और जितने भी सेंटर हैं शहर में, 4-5 सेंटर है जो शहर के अंदर है, वहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं कराई गई है, ये साफ तौर पे दर्शाता है। और साफ तौर पे दर्शाता है कि प्रतापगढ़ के आरआई किस तरीके से अपने ही कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनको ना बैठने की चेयर है, ना उनके लिए एक बोतल पानी पीने की व्यवस्था है। तो सोचिए अभ्यर्थियों के साथ क्या होता होगा। फिलहाल अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सुरक्षा मानकों के अनुसार अंदर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि अभी अंदर कॉपियां मौजूद है, तो इसलिए अंदर नहीं जाया जा सकता। लेकिन तो अंदर की स्थितियां इस बस से बेहतर है। अखंड, अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ज्ञानेंद्र, अगर अपने लोगों का ही शुद्ध नहीं है तो जो आए हुए लोग हैं उनका क्या शुद्ध होगा, ये इसके लिए बड़ी बात है। और सवाल ये भी है ज्ञानेंद्र की अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था की जो तस्वीरें हैं कई जगह पर देखने को भी मिलती है। हमने लखनऊ में भी देखा कि टेंट में जो अभ्यर्थी आए हुए हैं वो रात गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है, प्रशासन अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से पानी फिर जा रहा है। लगातार सीएम योगी ने अभ्यर्थियों के लिए अधिकारियों को पेच कसे, उनको टाइट किया कि अभ्यर्थियों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और शुल्क की बात की जाए तो रोडवेज में 50% उनके एडमिट कार्ड दिखाने के बाद वो भी माफ करने की बात आ रही है। लेकिन कई जगहों पर इस तरीके की जानकारी आ रही है, सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी रोडवेज जो कर्मी है वो उनसे पैसा वसूल ले रहे हैं। फिर भी तमाम जो व्यवस्थाएं कराई जा रही है, एक बड़ी परीक्षा है, कई बड़े पद पर भर्ती है और इसको लेकर के 28 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर लोग परीक्षा में शामिल नहीं भी हो रहे हैं। और कल की जो डेट थी उसमें भी करीब 2.25 लाख लोग नहीं शामिल हुए थे। आज दूसरे डेट है, तो दूसरे दिन शाम तक तस्वीर साफ होगी कि आज कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ी। अपनी बात संक्षेप में खत्म कीजिएगा, बताइए। बिल्कुल, दूसरी एक खबर है, मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ को शराब का गढ़ कहा जाता था, लेकिन एक चीज और आ गया है कि प्रतापगढ़ को नशेड़ियों का गढ़ भी कहा जाता है। देखिए पहले 2015 में बड़ी खेप में शराब पकड़ी गई, 2016 में भी बड़ी खेप में तालाबों से, नदियों से, नहरों से शराब की बोतलें निकाली गई। फिर 2019 में एक बड़ा खेप, एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया था, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में की बात करें तो सबसे बड़ा जखीरा और अवैध शराब का कारोबार पकड़ा गया था, कुंडा का गढ़। साफ तौर पर फिर 2022 में 49 लोगों की मौत हुई थी। फिर उसके बाद 2023 में एक बड़ा जखीरा, उसमें गुड्डू सिंह समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। फिर उसके बाद 2024 में, 2025 में शराब का लगातार जो है कारोबार। लेकिन अब आज की डेट में एक
बड़ी ही नशीली पदार्थ। आपको साफ तौर बताते चले कि आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा आधा किलो एमडी की जो है बरामदगी की गई थी आजपुर देसरा थाने के अंतर्गत। लेकिन उस समय एक मामला चल रहा था, सुशील सिंह जो कि बीजेपी नेता थे और ब्लॉक प्रमुख हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में भी है, उनका भी नाम उस एमडी में आया था। लेकिन उसमें आधा किलो की एमडी में ये बाद में पता चला कि वॉशिंग पाउडर निरमा है। निर्मे की प्रतापगढ़ पुलिस ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि करोड़ों की लागत से एमडी बरामद की है। फिर से कल से प्रतापगढ़ पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और एमडी की बरामद की। तकरीबन 1 करोड़ से अधिक की लागत बताई जा रही है। क्या फिर से वो वॉशिंग पाउडर निरमा ही निकलेगा? आखिर इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, प्रतापगढ़ पुलिस को भनक है कि कारोबार कहाँ कहाँ हो रहा है, शराब का कारोबार कहाँ हो रहा है, गांजे का कारोबार कहाँ हो रहा है, और आप अन्य चीजों का कारोबार कहाँ हो रहा है, जुए का कारोबार कहाँ, आपको सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद आप कार्रवाई के नाम से बहुत ही छोटे से 1 करोड़ 2 करोड़ की एमडी, जो कि युवाओं को बर्बाद करने के लिए केवल एक चुटकी भर ही कहा जा सकता है कि काफी है। और प्रतापगढ़ का मेन हब कहा जाता है, अगर शराब का गढ़ कहा जाता है तो गुंडा कहा जाता है, और एमडी और चरस का अगर गढ़ कोई कहा जाता है पट्टी तहसील कही जाती है। तो दोनों गढ़ों में खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहे हैं, चाहे वो शराब हो चाहे वो नशीली पदार्थों का हो। लेकिन प्रतापगढ़ बनी हुई है वहां पर, और इस तरीके से वहां पर पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके का जो व्यापार है वो पल पोस रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर इस तरीके से व्यापार बढ़ेगा तो बच्चे जो युवा है वो नशे की आगोश में जाएंगे, और अगर इस तरीके की स्थितियां बढ़ेंगी तो अपने आप में खराब है। आखिरकार किस तरीके का खुलासा होता है, किस तरीके का गुडवर्क होता है, वो हमने भी देखा है। लेकिन इस गुडवर्क के बाद उन तमाम लोगों तक तह तक जाना या उस टीम के मुखिया को पकड़ना अभी तक लगता है कि हो नहीं पाता। शायद इसीलिए इस तरीके की चीजें लगातार आगे आती रहती है। फिलहाल ज्ञानेंद्र इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार इस नशे के कारोबार पर आप लोग नकेल क्यों नहीं लगा पा रहे, और जो मुख्य आरोपी हैं या अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अब्दुल्ला हमारे साथ बने हुए हैं मुरादाबाद से। अब्दुल्ला, कौन सी खबर है? जी बिल्कुल अखंड साहब, आपको बता दें मुरादाबाद में बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त अलर्ट है, अभ्यर्थियों को लेकर अधिकारी को दे दिए गए, तो वहीं मदकात में अधिकारियों की बड़ी पहल देखने को मिली है, जिसमें आज 9 जून को 74,304 अभ्यर्थी मुरादाबाद में 28 केंद्रों में 2-2 पालियों में परीक्षा देंगे, जिसमें एक पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। बात कर लेते हैं स्टेशन की, जहां स्टेशन पे पहुंचकर IBC 24 ने जब अभ्यर्थियों से बात की है तो अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि स्टेशन पर किसी तरीके की सुविधा लोगों ने प्रशासन की बुराई की है। अपने आप में जिस तरीके से पुलिस भर्ती के लिए जो तमाम जगहों से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, और अब्दुल्ला ने भी दिखाया कि किस तरीके से मुरादाबाद में भी तमाम जगहों पर जो बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी वो पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ तरीके की परेशानी भी हो रही है। फिलहाल जो प्रशासन है अब्दुल्ला, वो किस तरीके से अभ्यर्थियों की व्यवस्था के लिए लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं, वो क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार लगा हुआ है। बात कर लेते हैं जिलाधिकारी हुए या DIG हुए, SP हुए, SP सिटी हुए, लगातार निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं रोडवेज पर अभ्यर्थियों का हाल। लेकिन जहां बात कर लेते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। जिसमें वेटिंग रूम की बात कर लेते हैं, वेटिंग रूम जो नॉर्मली है वहां पर लोग लदे पड़े हैं। रेन बसेरे में लगभग 50 लोगों की है, लेकिन वहां पर भी 200 लोगों की व्यवस्था करा रखी है। लेकिन एक दिन में 24,000 परीक्षार्थियों को पहुंचना है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब्दुल्ला बहुत बड़ी तादाद में अभ्यर्थी, क्योंकि 28 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा को देने के लिए आ रहे हैं, और कल की ही डेट में पूरे 75 जिलों की बात की जाए तो करीब 9,62,000 को ये परीक्षा देनी थी, लेकिन 7.25 लाख के करीब परीक्षार्थी थे। तो एक बड़ा समूह था अभ्यर्थियों का, ऐसे में उनके लिए व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन 3 शिफ्ट की वजह से इस चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और कहीं ना कहीं प्रशासन इन अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए तमाम तरीके की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन फिर भी आगे से इस तरीके की चीजें देखी जाए कि बड़ी तादाद में जब अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो उनके लिए कुछ इस तरीके के विशेष इंतजाम किए जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस तरीके के पेपर, और ऐसे में अगर
लोगों को सड़कों पर रैन बसेरे में एक ही जगह दो पर अगर काम चलाना पड़ेगा तो अपने आप में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम देना ही नहीं बल्कि रुकना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा जरूर नजर बनाए रखिएगा। अमरोहा चलते हैं, शहनवाज हमारे साथ बने हुए। शहनवाज, कौन सी खबर है अमरोहा से आज की? अनम्यूट कर लीजिए शहनवाज। शहनवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो, शहनवाज के पास फिर से चलेंगे, तब तक एसपी सिंह के पास चलते हैं। एसपी, कौन सी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर जनपद में दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है भाई ग्राम सभा है, बहुत बड़ी ग्राम सभा है। और यहाँ पर जो आपको जल कल मिशन के अंतर्गत जो टंकियां बनाई जा रही हैं, ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1 महीने से जो पानी टंकी में भरा जा रहा है, लगातार टंकी लीकेज होने की वजह से पानी का दोहन हो रहा है। कई बार शिकायतें की गई, अधिकारी संबंधित अधिकारी उसको आके देखते हैं, वीडियो भी आके देखते हैं, जिले स्तर के भी अधिकारी आते हैं, लेकिन देख के चले जाते हैं। लगभग महीनों से ये टंकी की समस्या बनी हुई है। उस पे जल का दोहन, इतनी बड़ी भीषण गर्मी की उसमें भी जल का दोहन हो रहा है। लगातार टंकी लीकेज होने की वजह से पानी बह रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं और जो उस पे करने के लिए बैठे हुए, कुछ काम करने के लिए बैठे हुए, खाना पूर्ति करने के लिए बैठे हैं। 1 महीने हो गए। इस तरीके से ना सिर्फ जल की बर्बादी हो रही है, जल जीवन मिशन है, और अगर इसी तरीके से जल ही बर्बाद होता रहेगा तो जीवन देने वाला जो जल होगा अगर ऐसे ही बर्बाद होगा तो कैसे आप इसको रोक पाएंगे? आपके पास क्या कोई तरकीब नहीं है? वैसे भी जल जीवन मिशन के तहत तमाम टंकियों को लेकर के बहुत सारे तस्वीरें हमने देखी है किस तरीके से टूट के गिर गई, और अगर इस तरीके के साथ लीकेज हो रहा है और इतने दिनों से लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं? वजह अधिकारी यही बात कर रहे हैं कि उसको ठीक करवाया जा रहा है। यही पड़ोसी जनपद आपका अमेठी का भी वही हाल है। अमेठी कब तक कोई डेडलाइन होती है, किसी टाइमलाइन होती है, कोई टाइमलाइन दी गई कि बस खाली ठीक कराया जा रहा है? वही अमेठी जनपद का वही हाल है। अमेठी जनपद में तो बहरहाल जो टंकियां 2-3 लीकेज थी, काफी दिनों बाद वो सही किया गया, लेकिन सुल्तानपुर का आलम यही बना हुआ है कि अधिकारी कह तो रहे हैं 1 हफ्ते के समय के अंतर्गत जो है उसको सही कर दिया जाएगा, लेकिन आज 2-3 दिन हफ्ते में बीत भी जा रहा है। अब इस पे देखिए क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं, उस संबंधित अधिकारी से फिर बयान लेकर के आईबीसी को भेजा जाएगा और अपने चैनल पर प्रसारित भी करवाया जाएगा कि इस पे क्या कर। बिल्कुल, इसको लेकर के जरूर अधिकारियों का वक्तव्य लीजिए और उनसे रिएक्शन लीजिएगा कि आखिरकार इस तरीके से महीनों से लोग शिकायत कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, डेडलाइन नहीं दी जा रही, टाइमलाइन नहीं बताई जा रही, तो फायदा क्या है? इतने दिनों से लोग परेशान हैं और इसी तरीके से जल की बर्बादी हो रही है। तो अपने आप में क्या जिम्मेदारी है आपके कंधों पर? आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर आपको लगता है नहीं बनती है तो काम छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के अधिकारियों को रिएक्शन जरूर लीजिएगा। एसपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको एक खबर बता देते हैं, राजधानी लखनऊ से अपराधियों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीमें भी लगाई जाती हैं। लेकिन एक मामला आया है जो पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ था, जहां पर लखीमपुर की खीरी की 2 सहेलियां रायबरेली के लिए लखनऊ आई थी। उनका रायबरेली में पेपर था सोमवार को कल, और वो लोग मड़ियाव में रुके थे, जिसके लिए वो वहां से चारबाग गए और चारबाग से आलमबाग बस स्टेशन के लिए उन्होंने एक टेम्पो ऑटो लिया। लेकिन ऑटो का जो चालक था, जो ड्राइवर था, उसने चारबाग से आलमबाग की जगह ना ले जाकर के एक सुनसान इलाके में उन लड़कियों को ले गया, और जिसके बाद उस चालक ने उन लड़कियों के साथ रेप की कोशिश की, जिसमें एक लड़की ने धक्का दिया और दूसरी लड़की ने उसकी उंगली काट दी। जिसके बाद वहां पर एक राहगीर आया और राहगीर को देख करके जो चालक था ऑटो का, वो फरार हो गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उन परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को ट्रेन में बैठा करके रायबरेली के रवाना किया। लेकिन इसमें पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। सीसीटीवी की जांच के बाद उस
एंड उस अपराधी को, जो ऑटो ड्राइवर था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दो सहेलियों के साथ एक अनहोनी होने से बच गई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन एक बार फिर से एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से ऑटो ड्राइवर इस तरीके की न सिर्फ वारदात को अंजाम देने से पहले नहीं सोचते, अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो बच्चियां, जो लड़कियां, जो अभ्यर्थी आए थे एग्जाम देने के लिए, उनके साथ एक बड़ी वारदात हो जाती, लेकिन उनके हौसले के आगे उस ऑटो ड्राइवर की नहीं चली, जिसकी वजह से एक बड़ी वारदात होने से बच गई। लेकिन फिलहाल उस अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है और इस आरोपी के, जो हरदोई का रहने वाला है, उसका नाम हसीब है और इसके ऊपर हरदोई में ही इसी तरीके का एक मामला भी आया था जिसके लिए वो जेल भी गया था। फिलहाल ऐसे लगातार जो मामले होते हैं या आ रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस संजीदा है और लखनऊ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करके। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल अखंड, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सामाजिक जीवन इस समय चल रहा है, कहीं ना कहीं लगातार कई लोगों की बात है तो जीवन में बड़े कलेश और तमाम ऐसी चीजें सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज इस देखा जाए इस समय की अगर बात की जाए, वर्तमान समय में जो हालात है, कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े पारिवारिक कलेश है, उसको देखते हुए तमाम खबरें ऐसी आती हैं, कहीं आत्महत्या कर ली जाती है, कहीं किसी के द्वारा मार दिया जाता है, तमाम ऐसी घटनाएं सामने। लेकिन आपको बता दें कि खंड मामला बस्ती जनपद के वाड्रन थानाकार क्षेत्र का है। एक मिस्ट्री ऐसी सामने खुल के आती है कि जहाँ पे एक पति जो है अपनी पत्नी से और उनकी माँ के, दोनों की लड़ाइयों के बीच में वो विवाद होने के बाद में वो जो है वहां से घर छोड़ के बिना बताए वो चले जाता है केरल, वहां वो पहुंच जाता है फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं माता ने, उसकी पत्नी ने, दोनों ने थाने पे पहुंचकर उन्हें एक दूसरे के आरोप लगाया, एप्लीकेशन दिया। ये भी हुआ कि जो लड़का है, जो पत्नी का आरोप है वो उसकी माँ ने उसकी मृत्यु कर दी है, अब माँ का आरोप था कि पत्नी ने कर दिया। फिलहाल पुलिस इन सारे मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है और तत्काल टीम एक्टिव होती है, एक्टिव करने का। लेकिन इस जमाने में जिस तरीके से देखा जाता है कि सोशल मीडिया बड़ी तेजी से एक्टिव है, कहीं ना कहीं पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेहद पूरी तरीके से खंगालती है और छानबीन करने के बाद उस युवक को जो है 72 घंटे के अंदर केरल से, यानी हिस्ट्री की मिस्ट्री की बात की जाए तो उसे केरल से पुलिस वहां से लेके आती है। लाने के बाद जब यहाँ उसे बातचीत की गई, पूछताछ की, उसने बताया कि वो उनकी पत्नी और उनकी माता की लड़ाई की वजह से वो परेशान था, जिसकी वजह से वो बिना बताए घर छोड़ के वहां चला गया था, वहां जाके वो अपना जीवन यापन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की चीजें, घटनाएं सामने देखने को मिलती है। कभी पारिवारिक क्लेश पे से कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने उसे आरोपी को, सॉरी, वहां से उस युवक को पकड़ के लेके चला है। उससे जब पूछताछ की उसे सारी बातें सामने बताई है और उन्होंने ये भी कहा, उसकी माता ने और जो युवक है, दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया कि पुलिस तत्परता दिखाते हुए जिस तरीके से वहां से उसको लेके आई, उनसे पूछा गया परिवार में फिलहाल वो अपने सुरक्षित है, ठीक ठाक है। लेकिन पुलिस के लिए चैलेंजिंग बना होता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेहद तो उनको ढूंढा जाए, उनकी तलाश की। तो कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस की सराहना की जाती है कि तत्काल जो है देखते हुए उसे वहां से लेके आया गया। खंड बिल्कुल जितेंद्र, इस तरीके के मामलों में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। कोई नाराज होकर के टावर पर चढ़ जाता है, कोई अपने घर से चला जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है और लगातार एक के बाद एक ऐसे मामलों में बाढ़ सी आई है। और कहीं ना कहीं गृह कलेश के जो मामले हैं लगातार एक के बाद एक सुर्खियों में बने रहते हैं और लोग अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेते हैं, कोई किसी की हत्या तक कर देता है। ऐसे में इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं समाज पर कई तरीके के सवाल खड़े किए कि आखिरकार हमारा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि ना सिर्फ जो शादी के बाद जो लोगों के भी घर में विवाद हो रहा है, चाहे माँ बाप के बीच में हो, चाहे बच्चों के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, लगातार इस तरीके की चीजें आ रही है और लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो बर्डन है वो पुलिस के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने से ज्यादा पुलिस के पास अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि कोई किसी से नाराज होकर के टावर पर चढ़ जा रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, किसी की हत्या हो जा रही है। ऐसे मामले लगातार कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। लगातार ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ रही है और हर घर की एक कहानी के रूप में अब ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इस तरीके की जो चीजें निकल करके सामने आ रही है कि जहां पर अपनी माँ और पत्नी से परेशान होकर के युवक चला जा रहा है, फिर पुलिस उसको तलाश रही है, तो अपने आप में पुलिस के ऊपर बर्डन पड़ता है कि अपराधियों को पकड़े या फिर इस तरीके से जो गृह क्लेश के मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके जो लोग हैं, जो नाराज हैं, उनको वापस लाएं, या फिर जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखवाया जाता है तो उसकी जांच करें कि आखिरकार हत्या की गई है या नहीं की गई। बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं। जितेंद्र, इसमें एक सवाल है कि पुलिस ने उस युवक को जो उसको बरामद किया, जो घर छोड़ करके चला गया था, उसका क्या कहना है? क्योंकि उसने तो ये कहा है कि पत्नी और माँ के बीच में विवाद होता था, इसकी वजह से मैं चला गया। तो क्या पुलिस ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई उस युवक के ऊपर की हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परेशान होती है पुलिस भी।
नहीं देखिए, पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन ये चीजें साफ थी कि जिस तरीके से युवक द्वारा जो बताया गया कि पति पत्नी का जो कलेश था, लगातार उस कलेश को देखने के बाद वो बिना बताए अपने घर से वहां चले जाता है, वहां जाके अपने जो है जीवन यापन करने के लिए तैयारी करता है, कुछ काम भी वहां करता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस वहां से एक टीम गठित करके बस्ती से केरल जाना, वहां से लेके आना कहीं ना कहीं पुलिस के बड़े चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कई ऐसे नियम्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है कि आप वहां से यहाँ तक जा रहे हैं, लेके सिर्फ एक मामूली सा विवाद पति पत्नी या परिवार के बीच में छोटा सा कलेश जिसकी वजह से इस तरह से बड़े कदम उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर बातें हैं कि इस तरीके से, क्योंकि जो आज का जो समाज है वो लगातार ऐसी घटनाएं या ऐसी चीजें लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले दिनों भी हम लोग कई कई खबरें बस्ती से लगातार बता दी कि कई थाना क्षेत्रों से ऐसे मामले सामने आए थे कि युवक है, लड़कियां, वो लगातार टावरों पे चढ़ जा रहे थे, क्योंकि लगातार एक लड़की को वाटर गन में भी देखा गया था कि वो 2 से 3 बार लगातार टावर पे चढ़े। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी आ गई है कि आप जो है अपनी बात मनवाने के लिए या तो आप घर छोड़ के चले जाइए या आप टावर पे चले जाइए, कुछ ऐसा दबाव डालिए जिससे परिवार या जो समाज के लोग हैं उनके सामने वो पहुंचे, उनकी बातें हो। तो कहीं ना कहीं ये मिस्ट्री कह सकते हैं कि मर्डर की मिस्ट्री अब कहीं ना कहीं वो क्लियर होकर अब ये क्लियर होगा कि ये हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जितेंद्र, सही बात है कि पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, और जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और कई बार इस तरह की घटना घट जाती है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई बनती है कि आपने समय रहते कार्रवाई नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इन सारे मामलों में, घरेलू विवाद के मामलों में जब उलझी रहेगी तो जो तमाम अपराध को लेकर के जो तमाम मामले हैं उसको कब सुलझाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी पुलिस हर एक काम के लिए, हर एक की मदद के लिए, हर एक की सुरक्षा के लिए, और उसी सुरक्षा के दायित्व के साथ पुलिस हर एक की मदद करने के लिए दिन रात पूरी तत्परता के साथ काम करती है। और यही कारण है कि इस मामले में भी पुलिस ने इस जिम्मेदारी के साथ जो युवक था, जो घर छोड़ करके चला गया था, उसे न सिर्फ सकुशल अपने परिवार से मिलाया, बल्कि जो आपसी विवाद या घरेलू विवाद के मामले आते हैं उसमें सुलझाने का भी काम घरेलू को बड़े शानदार तरीके से, किसी तरीके की किसी बीच में कोई विवाद ना हो उसको सुलझाने का काम यूपी पुलिस करती हुई दिखाई देती है कई मामलों में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक खबर और बता देते हैं फिर अंत में। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी का कद घटा दिया गया है। उनके पास से यूपीडा का प्रभार हटा लिया गया है, और अब इस पूरे विभाग का कार्यभार जो है वो सीधे सीएम योगी देखेंगे, क्योंकि सीएम योगी जो इससे जुड़ी हुई विभाग है और जो एक्सप्रेस वे का निर्माण है उससे जुड़े हुए जो भी काम होंगे अब सीधे सीएम योगी के पास होंगे, और इसके लिए उस विभाग से इसको हटा करके कहीं ना कहीं दूसरे उसमें एडजस्ट कर दिया गया, जिसके बाद अब इसकी जिम्मेदारी सीधे सीएम योगी के पास है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नंद गोपाल नंदी जो कि मिनिस्टर हैं औद्योगिक विकास विभाग के, उनको उन पर तंज कसा, और उन्होंने बोला है कि अभी मंत्री का कद आप हुआ है, जब टिकट नहीं मिलेंगे तो पूरे साफ हो जाएंगे, इसको लेकर के तंज कसा है। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कद में कटौती की बात कही जा रही है, क्योंकि नंद गोपाल नंदी एक बड़े नेता हैं और जिस तरीके से बड़े पोर्टफोलियो उनको मिला था और उसमें इस तरह की कटौती की गई है, इसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन जो बात निकल करके सामने आ रही है, मंत्री और अधिकारी के बीच तनातनी को लेकर के उनसे ये विभाग जो है ये उनके पास से हटाया गया है। और कहीं ना कहीं पहले भी जब चीफ सेक्रेटरी थे मनोज कुमार सिंह, उस समय भी इस तरीके की तमाम जो चर्चा का बाजार था गर्म था कि उनके खिलाफ भी नंद गोपाल जो नंदी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने शिकायत की थी और उन्हें सेवा विस्तार ना मिले इसके लिए सिफारिश भी की थी। लेकिन फिलहाल इस बार ये जो पूरा मामला सामने आया, इस बार उनके कद को घटा दिया गया है और उनसे यूपीडा का प्रभार वापस ले लिया गया है, जो सीधे तौर पर अब सीएम योगी देखेंगे। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।